वेरी गुड मॉर्निंग। 23 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जिसमें से पहली न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन की तरीके से एक नया टर्म्स लिया है और दैट इज़ कॉल्ड जनरल हॉलीडे। ये जनरल हॉलीडे अपने यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाएगी जो रेड जोन एरिया है कोविड-19 के, यानी वहाँ पर कोविड-19 के बहुत ज़्यादा केसेस आने की वजह से एक नया टर्म सामने आया है जनरल हॉलीडे। और जनरल हॉलीडे का मतलब होगा एज इट इज़ लॉकडाउन में जैसे आपने देखा होगा उसी तरीके से ये जनरल हॉलीडे लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज भी अलाउ होंगी, बाकी सारी सर्विसेज बंद की जाएंगी। सेकेंड न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को कल से क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है, जिसमें ये कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो हमारे यहाँ पर टेम्पल के मैनेजमेंट हैं ये पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे और किसी भी तरीके की कोई भी पब्लिकली जो है वहाँ पर भीड़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिटीजन अलाउ नहीं होंगे और इस बार रथ यात्रा अलाउ होगी कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को अलाउ किया है। थर्ड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास इस समय जो है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि नेपाल ने भी हाल ही में अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ जो है, सिटीजनशिप को अमेंडमेंट किया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल जो है इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट किया था, इसके बाद नेपाल ने अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट किया है। और इसमें बताया है कि जो नेपाल का मैप आपने देखा होगा, इनका मेन फोकस होगा इस एरिया पर, यानी जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी जो तराई रीजन है, इस तराई रीजन में कोई भी वुमेन यानी कोई भी महिला है वो अगर नेपाल की किसी भी मेल से शादी करती है तो इस वुमेन को नेपाल की सिटीजन आसानी से 7 सालों के अंदर दी जा सकती है। बात समझ में आई? इनका मेन फोकस होगा इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको नेपाल की सिटीजनशिप दी जाए। तो बहुत सारी टेंशन इस समय इंडिया के सामने है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, कोविड-19, नेपाल ने अभी हाल ही में अपना पॉलिटिकल मैप भी जारी किया। तो बहुत सारी टेंशन इस बार 2020 में हमारे सामने आई हैं। खैर, हम लोग इनसे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। इसी के साथ आप एग्जाम साला को फॉलो कर सकते हैं वेरी सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक। यहाँ मिलते हैं आपको डेली अपडेट और अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट पर। और एमसीक्यू वाले पार्ट में आपसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, एफसीआरए का फुल फॉर्म बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और वो आसान सा क्वेश्चन का आंसर है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट पारित किया गया था 2010 में। तो अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि एनजीओ ने भी हाल ही में फिर से एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो एनजीओ के द्वारा ले जाया गया है, जिसमें कहा गया है एनजीओ की तरफ से कि गवर्नमेंट कोई भी हमारे ऊपर प्रिवेंट नहीं कर सकती है हमारी सोशल आउटफिट के फंड को। हुआ क्या था ये पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि कुछ साल पहले जो है एनजीओ पर ही बैन लगाया गया था कि वो किसी भी तरीके की फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो पॉलिटिकल फंडिंग का यूज करते हैं और हमारे यहाँ पर ऐसी पॉलिटिकल फंडिंग का यूज सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आपने सुना होगा रेल रोको, या फिर जो है कोई धरना है, कोई धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, ऐसा सरकार का मानना है कि ये फॉरेन से आने वाले फंड को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को लेकर ये मुद्दा अभी प्रेजेंट टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए चर्चा में है। थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे फिर से आपसे पूछा है कि सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। सीएसआर यानी जल्दी फटाफट आप जान जाते हैं सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, मंत्रिमंडल, इसने 4 मार्च 2020 को इसमें कुछ
अमेंड किए थे और अमेंड के लिए अप्रूवल दिया था 4 मार्च को। और ये 4 मार्च को जो अप्रूवल दिया गया है, इसमें चेंजेस ये किए गए हैं कि हमारे यहाँ पर जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर कोई भी पैसा नहीं देते हैं तो उनके डीक्रिमिनलाइजेशंस के फैक्टर्स को सामने रखा गया है, यानी उन्हें क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। तो इसको अहम महत्ता दी गई है, इसलिए चर्चा में है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। होता क्या है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा मैं इसको बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बेसिक ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, तो कंपनी अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सोसाइटी पर क्या करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्चा करती है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आई? तो अभी जो है अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसमें डीक्रिमिनलाइजेशन टर्म्स को आगे रखा गया है, इसलिए ये चर्चा में है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है ताकि हमारे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसलिए सरकार ने अमेंडमेंट किए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है कितने राज्यों के लिए, कौन कौन से राज्यों के लिए, यहाँ पर ये आपको बताना है। खैर यहाँ पर मैं आपको कुछ याद होगा, कुछ जो है पिछले मंथ के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि डीलिमिटेशन कमीशन का जो हेड है वो कौन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर डीलिमिटेशन समझा देता हूँ। डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन ये होता है कि आप जिस एरिया में हैं, मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस एरिया में हैं, तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब जैसे लोकसभा क्षेत्र है आपका, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी लिमिट को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना, इसके लिए जो कमीशन बैठाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो डीलिमिटेशन कमीशन आपसे पूछा है कि ये डीलिमिटेशन कमीशन किसके लिए, कौन कौन से राज्यों के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर ये आपको बताना है। और ये इस बार का इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इसमें अरुणाचल प्रदेश और याद नोट कर लेना, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यानी जम्मू कश्मीर, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों के लिए यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि इस बार का जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसका हेड कौन है? ये ज़रा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, इस बार का जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसका हेड कौन होता है। ठीक, मैं आपको यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर हैं वो उनके बाद बता देता हूँ। हेड होते हैं जो हमारे यहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ साथ में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है प्रेजेंट टाइम पर, और जो जिस स्टेट में यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन गठित किया जा रहा है वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसके मेंबर होते हैं। तो हेड बताइए ज़रा फटाफट, इस बार के हेड कौन है डीलिमिटेशन कमीशन के। बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर दिया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि कौन से मेट्रो स्टेशन को डेडिकेटेड कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है नोएडा का सेक्टर 15 जो है वो डेडिकेटेड कर दिया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। और इसका मेन एम ये होगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी स्टाफ होंगे वो पूरी तरीके से यानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में सांसद आदर्श ग्राम योजना, आपने सुना होगा काफ़ी साल पहले सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। तो अभी एक रिपोर्ट आई है कि यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना का कोई भी खास सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ है। करंट जो फॉर्मेट था इसने कोई भी टारगेट लगभग अचीव नहीं किए हैं। जो हम डिजायर्ड पर्पज के लिए बनाया गया था इसने कोई भी अचीवमेंट नहीं किया है। खैर यहाँ पर ये आपसे पूछा है, ये नहीं पूछा है कि टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया है कि अभी तक ये जो है टारगेट है इसका कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये किस मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो हमारे यहाँ पर मिनिस्टर हैं कौन है, ज़रा फटाफट बताइए। इसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ये जो हैं मिनिस्टर हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ठीक
ठीक है, बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोलेस्टाइल्स वॉज एब्जॉर्ब्ड ऑन। यहाँ पर आपको ये आपको बताना है सोलेस्टाइल्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, सन के चारों ओर घूमती है। तो 2 दिन ईयर में यानी 365 डेज में जो है यहाँ पर 2 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन यानी 2 सोलेस्टाइल होते हैं। एक होता है विंटर सोलेस्टाइल और दूसरा होता है यानी समर सोलेस्टाइल्स। विंटर सोलेस्टाइल्स और समर सोलेस्टाइल्स को आपको यहाँ पर बता देते हैं कि विंटर सोलेस्टाइल्स का मतलब ये होता है, सोलेस्टाइल्स का मतलब ये यानी जो सन की रेज है वो अर्थ के इक्वेटर से या तो नॉर्थवर्ड हो या फिर साउथवर्ड हो। यानी फिर से समझिएगा, यानी जो अर्थ की इक्वेटर है और सन की जो रेज है यानी सन की जो रेज हैं वो इक्वेटर के ऊपर हो या इक्वेटर के नीचे हो, यानी नॉर्थवर्ड हो या साउथवर्ड हो, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं सोलेस्टाइल्स। बात समझ में आ गई आपको? तो इस बार का जो सोलेस्टाइल डे जो एब्जॉर्ब किया जाता है वो कब एब्जॉर्ब किया जाता है? ये एब्जॉर्ब किया जाता है 21 जून को, क्योंकि इस दौरान होता है क्या, इस दौरान होता है समर सोलेस्टाइल। समर सोलेस्टाइल्स का मतलब यानी सबसे लंबा दिन कहाँ पर? नॉर्थ जो है हेमिस्फीयर में। अब सदर्न हेमिस्फीयर में जब जो है सदर्न हेमिस्फीयर में यानी सन की रेज सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जब जाती हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं विंटर सोलेस्टाइल्स। और विंटर सोलेस्टाइल्स कब होता है? यानी 21 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको। और जब यानी दिन और रात पूरी तरीके से यहाँ पर इक्विनॉक्स होते हैं यानी बराबर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे लंबा दिन कौन होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलेस्टाइल्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि फेटे डे ला म्यूजिक या वर्ल्ड म्यूजिक, जो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड म्यूजिक डे है वो कब एब्जॉर्ब किया जाता है? यहाँ पर यह आपको बताना है। तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है क्या? 21 जून, यानी जो पहला आंसर था उसी का है 21 जून। ये जो है 21 जून ये हर साल एब्जॉर्ब किया जाता है। और किस लिए एब्जॉर्ब किया जाता है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये जैक लांग यानी जो है इन्होंने 1981 में पेरिस में एक म्यूज़िक फाउंडेशन जो है सेलिब्रेट किया था, उसके लिए हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उनका नाम यहाँ पर याद रखना है आपको, जैक लांग। ठीक है, इन्होंने एक फाउंडेशन सेलिब्रेट किया था 1981 में, उसके बाद इसे एब्जॉर्ब किया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में 21 जून को। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि कौन से कंट्री ने भी हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट किया है? तो ये आप बता देंगे फटाफट, मैंने इसको जो है न्यूज़ में भी डिस्कस किया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा फटाफट बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल ने अपने यहाँ पर जो फॉरेन वुमेन हैं उनके सिटीजनशिप की देने की बात कही है कि उन्हें 7 साल के अंदर अगर वो किसी भी नेपाली मैन से शादी करती हैं तो उन्हें क्या मिल सकता है? सिटीजनशिप, वो भी किसका? नेपाल का। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल स्कीम जो है स्कूल स्टूडेंट के लिए चालू की है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने यहाँ पर प्ले लिटिल और स्टडी लिटिल स्कीम शुरू की है। उनके वहाँ पर जो एक लोकल लैंग्वेज के हिसाब से बोला जाता है, इकतू खेलो इकतू पढ़ो। ठीक है, यानी कम पढ़ना है, कम पढ़ना है और कम जो है खेलना है। ठीक है, तो प्ले लिटिल प्ले स्टडी लिटिल। ठीक है, तो इसके लिए इसमें होगा क्या है, इस स्कीम के अंतर्गत यानी जो पढ़ाई का काम होगा वो व्हाट्सएप और फन गेमिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैट के द्वारा उन्हें छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पढ़ाया जाएगा और ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में इमरजेंसी फंड डिक्लेयर किया है।
वो कितने अमाउंट का है इमरजेंसी फंड, और इमरजेंसी फंड किसके लिए होगा, आर्म्ड फोर्स के लिए होगा। आर्म्ड फोर्स का मतलब यानी जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है और जो हमारे यहाँ पर नेवी है, ये इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल जो है किसी भी समय यानी कोई भी वेपन्स को बाई करने में, एलिमिनेशन करने में, उसको बाई करने में, खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने फंड का एलोकेशन किया गया है, ये 500 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है, यहाँ पर याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में कौन से कंट्री ने एक रेडियो स्टेशंस जो है स्टार्ट किया है, और ये रेडियो स्टेशंस में क्या होगा, वेदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और ये जो वेदर इंफॉर्मेशन होगी ये कहाँ पर होगी, जो टेरिटरी इंडिया के द्वारा क्लेम की जा रही है। जी हाँ, इंडिया के सामने हमने बताया, शुरू में डिस्कस किया कि बहुत सारी इस समय चुनौतियां हैं। एक तरफ है पाकिस्तान, चाइना, कोविड-19 पेंडेमिक, साइक्लोन्स, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने हैं। ठीक है, तो इसी चैलेंजेस के बीच में नेपाल गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड से लगा हुआ एक लिपू लेक जो एरिया है, इस लिपू लेक एरिया में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एरिया, लिपू लेक दर्रा आपने सुना होगा, तो लिपू लेक दर्रा है, और वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर वेदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जो नेपाल का रेडियो स्टेशन है वो वेदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में नीति आयोग ने एक डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ऐसा एक्टिविटी यानी इंडिया में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो कब की गई है, यहाँ पर यह आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यानी 24 जून को क्या किया गया है, यानी डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया शुरू किया गया। इसका मेन ये एम ये होगा कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशंस हैं, इसके एमिशंस को कम करते हुए पूरी तरीके से हम कुछ ऐसी जो है ट्रांसपोर्टेशन अपनाएं जहां पर एमिशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि इंडिया भी हाल ही में कौन से नंबर का स्टेट बन गया है, किस लिए, यूएस गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होल्डर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है 12th, यानी 12th जो है सिक्योरिटी होल्डर बन गया है यूएस गवर्नमेंट का। यूएस गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होल्डर का मतलब यह है कि इंडिया के जो लोग हैं वो यूएस की इकोनॉमी में इतना पार्टिसिपेट करते हैं कि वो 12th लार्जेस्ट होल्डर हैं। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का। जैसे हम लोग इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है आरबीआई के द्वारा, वैसे यूएस गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज़ बेचती है, तो उसमें भी इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं उनकी हिस्सेदारी पूरे वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट ने जी हाँ, कौन से स्टेट ने भी हाल ही में अर्बन पुअर्स के लिए मनरेगा स्कीम्स जो है मनरेगा के तरीके से स्कीम शुरू की है, और इस स्कीम का जो मेन एम होगा श्रमिक यानी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। ठीक है, यानी जो मनरेगा के तरीके से स्कीम शुरू की गई है, इसका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, और नाम है श्रमिक। ठीक है, श्रमिक मतलब शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। ठीक है, तो इस स्कीम का जो मेन एम होगा यानी अर्बन जो पुअर हैं उनको पूरी तरीके से यानी लिवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये किसने किया है, तो ये किया है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने मनरेगा की तरीके से अर्बन पुअर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि मनरेगा है यानी लोगों को रोजगार देना, इसी तरीके से यानी श्रमिक योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।